जो एक चीज कही जाती है कि हमने पीछे पर्सनैलिटी में भी बात की थी कि चार्मिंग पर्सनैलिटी, यानी कि चार्मिंग पर्सनैलिटी वो होती है जिसमें सज्जनता, सौम्यता, ये सारी कूट कूट के भरी हो, और ऊपर से वो एचआर के प्रोफेशनल तो सर ही इज सुहागा हो जाता है। हैविंग करिश्मेटिक पावर। यस, तो वो एक करिश्मेटिक पावर हो जाती है। तो राजेंद्र जी के बारे में ये सारी बातें बहुत ही सही लागू होती है। इतनी सज्जनता और सौम्यता के साथ जब मैंने देखा तो इतना इनके पास वर्कलोड होता, और इतनी बड़ी संस्था के ये एचआर का सारा काम संभालते हैं, और उस संस्था में के अंडर में पता नहीं कितनी यूनियंस हैं, और उन यूनियंस को भी टैकल करते हैं। और मजे की बात है कि और यूनियन के अध्यक्ष आके हमसे ये कहते थे कि राजेंद्र जी जैसा आदमी नहीं हमने देखा। बोले हम तो यहाँ लड़ने आते हैं, वो हमें उनको साथ प्यार ऐसा कर देते हैं कि हम लोग वापस चले जाते हैं। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी का जो एक एचआर में रोल है, उनकी आज हमें बातें सुनने को मिलेंगी। ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ, कैसे हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन करें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं इनवाइट करता हूँ राजेंद्र सिंह जी को कि वो अपना आज का सेशन शुरू करें, किस प्रकार से हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। प्लीज स्टार्ट योर सेशन राजेंद्र जी। थैंक यू सर, कालिया सर, कैलाश सर, थैंक यू, दीपक सर और बीनू मैडम जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं आपके माइंड एक्सेल ग्रुप का सर, कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया। खास तौर से इस तरह के जो क्राइसिस के पीरियड में सभी लोग अपने को अकेला महसूस कर रहे हैं, और इस समय में आपने इस तरह का ये इनिशिएटिव लेके और ये ग्रुप के थ्रू अपना एक्टिविटीज चालू किया, और मेरे को तो करीब 10 दिन से ज्यादा हो गए बराबर में पार्टी पर डे का आपका प्रोग्राम। और कैलाश सर का और डॉक्टर बीनू मैडम का मॉर्निंग का जो सेशन होता है उसका तो एक आनंद ही अलग है, उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता है, बहुत ही आनंद आता है। और इसके साथ ही मैं जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे पुराने साथी काफी जुड़े हुए हैं, मैं सबको अभी नहीं देख पा रहा हूँ, बट बहुत खुशी है कि आप लोगों से भी जो है आज बात होगी और मुलाकात हो जाएगी। जहाँ तक ये विषय है हमारा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का, ये एक ऐसा विषय है कि जो है इसमें अनलिमिटेड स्कोप है, और इसको 1 घंटे के टाइम में या पौन घंटे के टाइम में बताया जाना जो है मुश्किल होगा। बट जो भी हमने अपने जिंदगी में जो है एक्सपीरियंस के माध्यम से जो गेन किया है वो मैं शेयर करने का कोशिश करता हूँ। ये स्लाइड्स कुछ कंपाइल किए हैं। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट, सिंपली इट इज ए ब्लिसफुल जर्नी। मीन्स हमारा जो जीवन है एक आनंदमयी जीवन होना चाहिए, जिससे कि हम हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको खुश रखते हुए और अपनी जिंदगी को भी जो है खुश बना सकें, और हमेशा अंदर से प्रसन्नता का जो है अनुभव हो। ऐसा मेरा सोचना है कि हमारी जिंदगी इस तरह से होनी चाहिए। अब बात आती है कि होती क्या है, जिंदगी है क्या हमारी। सबसे बड़ी बात यही है कि हम जिंदगी को समझ पाए कि ये क्या है, हमारा रोल क्या है, यहाँ पर हमको किस लिए भेजा गया है, और हमको यहाँ पर क्या क्या अपना जो है परफॉर्मेंस दिखा के यहाँ से जाना है, सभी को सेटिस्फाइड करना है। तो मैं कुछ जिंदगी के बारे में कुछ आपको शब्द दिखाता हूँ। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, बेनिफिट फ्रॉम इट। ये हमको एक बहुत बड़ा अवसर मिला है जिससे हमको जो है बेनिफिट लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग को एक इंसान का शरीर दिया है, जिसमें एक हमको ब्रेन भी दिया है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, मतलब हमको सोचने समझने की शक्ति है। उसके बाद में अपना जो है रोल परफॉर्म करने की जो है एक शक्ति दी है ऊपर वाले ने, और उसके साथ में हमको अपॉर्चुनिटी दी है कि हम जो है एक सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, अपने समाज से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये सब हमको जो एक अवसर मिला है उससे हम मैक्सिमम बेनिफिट कैसे गेन करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लाइफ इज ए ब्यूटी, एडमायर इट। हमारे लिए एक जिंदगी अगर हम सोचें तो एक सुंदरता भी है,
और इससे हमको जो है उसको हमेशा अपनी सुंदरता को महसूस करें और दूसरों को भी जो है इसका अनुभव कराएं। लाइफ इज ए ड्रीम, रियलाइज इट। कुछ लोग इसको जो है ड्रीम समझते हैं एंड इसको हमको रियलाइज करना है। जो भी हम जिंदगी में अपने सपने देखते हैं, सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसको हम कैसे करेंगे, उसको रियलाइजेशन के लिए हमेशा हमको जो है प्रयासरत रहना चाहिए। एंड लाइफ इज ए चैलेंज, मीट इट। कुछ लोगों को लाइफ जो है अपना चैलेंज लगती है। बहुत सारी चुनौतियां आती हैं हमारे जीवन में और उन चुनौतियों को कैसे हम फेस करें और फेस करके जो है उनको जो है हम जो है चुनौतियों को अपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें और अपने जो है रिजल्ट में कन्वर्ट करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ इज ए ड्यूटी, कंप्लीट इट। कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा कर्मठ होते हैं और अपने जीवन को पूरा एक ड्यूटी समझते हैं, सभी के प्रति जिसके प्रति उनका जो है रोल प्ले करना है, मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ में अपना जो है काम करते हैं, तो जो है इस तरह से अपनी लाइफ को पूरा करते हैं। इन अदर वर्ड्स, लाइफ इज ए गेम, प्ले इट। कुछ लोगों के लिए एक जीवन एक गेम है, इसको कितना अच्छे से हम खेल सकते हैं, कितने हम गोल्स इसमें जो है अचीव कर सकते हैं, कितने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ इज ए प्रॉमिस, फुलफिल इट। ये हमारे लिए एक प्रॉमिस भी है और उस प्रॉमिस को हमको जो है पूरा करना है। लाइफ इज ए सॉरो, ओवरकम इट। कुछ लोग परेशानियों से घिरे रहते हैं, कुछ दुर्भाग्यवश कई बार समस्याएं आ जाती हैं जिंदगी में और उन समस्याओं से जूझते हुए जो है अपने जीवन को जो है थोड़ा दुखी महसूस करते हैं। तो कुछ कई बार लाइफ में ऐसा भी होता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है, उसको जो है हमको ओवरकम करना है, ऐसी सिचुएशन से बाहर आना है निकल के। लाइफ इज ए सॉन्ग, सिंग इट। कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन एक जो है सॉन्ग है, गीत है, इसको हमको जो है अच्छी तरह से गाना है, सभी को इसका म्यूजिक अच्छा लगना चाहिए, किसी को भी खराब ना लगे। लाइफ इज ए स्ट्रगल, एक्सेप्ट इट। कुछ लोगों को लगता है कि जीवन हमारा एक संघर्ष है और इस संघर्ष को हमको स्वीकार करना है और संघर्ष को पार करके अपनी जो है डेस्टिनेशन तक हमको पहुंचना है। लाइफ इज ए ट्रेजेडी, कॉन्फ्रंट इट। कई बार ऐसा भी होता है कि हमको लगता है कि अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है और उसको हमको फेस करके जो है आगे बढ़ना है। एंड लाइफ इज एन एडवेंचर, डेयर इट। लाइफ एक हमारे लिए एडवेंचर भी है कि पर डे हम कुछ नए नए जो है अपने जीवन में अचीवमेंट्स हासिल करें, नई नई चीजों को खोजें और आगे बढ़ें। और फाइनली, लाइफ इज ए लक, मेक इट। कुछ लोगों के शब्द में लगता है कि जिंदगी जो है एक भाग्य है और हमारे भाग्य से ही चलती है, तो इसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, इस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं। एंड लाइफ इज लाइफ, फाइट फॉर इट। अल्टीमेटली हम जिंदगी के लिए जी रहे हैं और इसको जो है इसके साथ ही हमको आगे बढ़ना है। एंड दीज वर्ड्स वर सेड बाय मदर टेरेसा। But according to me, life is a drama. Means we are the player of that drama. हमको अपनी जिंदगी का एक रोल प्ले करने के लिए यहाँ पर भेजा है ऊपर वाले ने, और उस ड्रामा को हम कितना अच्छे ढंग से जो है प्ले कर सकते हैं, जिसके प्रति जो रोल है हमारा, उस रोल को कैसे अच्छे से निभा सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और वो रोल सभी को अच्छा लगना चाहिए और सभी को बेनिफिट होना चाहिए। दैट इज लाइफ। मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन करने का कोशिश किया लाइफ को। लाइफ मीन्स लिव इट फुल्ली एंड इफेक्टिवली। मीन्स हमको कंप्लीट जीवन को जीना है। नॉलेज हो, चाहे स्किल हो, चाहे हमारे साथ लोगों के साथ बिहेव करना है हमको, जो अपना परफॉर्मेंस देना है, मैक्सिमम पोटेंशियल यूज करना है, हमको इफेक्टिवली जो है परफॉर्मेंस देना है। इसमें कुछ मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए।
कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कार्य ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जिंदगी ऐसी हो कि जो है हमारे न रहने के बाद में जो है लोग हमको जरूर याद करें। नाउ अब बात आती है कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स परिवर्तन या रूपांतर, बदलाव। बट मार्क्ड चेंज, सर्टेन डायमेंशंस और पैरामीटर्स आर देयर। मतलब आपका विजिबिलिटी होना चाहिए कि पहले ये आदमी ऐसा था और अभी ऐसा हो गया, अब इसमें इतना इम्प्रूवमेंट हो गया। पहले ठीक से बात नहीं करता था, अभी जो है कितना सोच समझ के बात करता है। पहले बात बात पर गुस्सा होता था और अभी गुस्सा होना बंद हो गया। ये इस आदमी को क्या हो गया? तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि हम अपने को इस तरह से परिवर्तित करें कि हमारे बिहेवियर में जो है चेंज जो है दिखाई देने लगे। मीन्स मार्क्ड चेंज मीन्स परिवर्तन पता लगना चाहिए कि कुछ चेंज हुआ है। अब बात आती है कि हम ये करें क्यों, जरूरत क्या पड़ गई हमको, क्यों चक्कर में पड़े इसके? जिंदगी तो हमारी चल ही रही है, अपने हिसाब से चल रही है, कुछ दूसरे लोग चला रहे हैं, कुछ जो है ये हमारा जो संकट आया है वो चला रहा है। बट परिवर्तन की जरूरत क्या है? तो देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट ऑल्सो, किसकी वजह से हमको जिंदगी में परिवर्तन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन, हर इंडिविजुअल जहां पर भी है कंपटीशन फेस कर रहा है। कंपटीशन इन द सेंस मीन्स घर में भी हमारे साथ कंपटीशन है। कई बार जैसे हमारा पड़ोस में कोई अपने बच्चे के लिए अच्छी मोटरसाइकिल ले आया तो हमारा बेटा भी कहता है कि पापा मेरे को इससे अच्छी चाहिए। इसी तरह से घर में भी कई रिक्वायरमेंट्स ऐसे आते हैं कि जिसको जो है पड़ोसी के यहाँ अच्छा हो जाता है, बोले हमारे यहाँ भी होना चाहिए। उसने एक घर 2 मंजिल का बना लिया, उससे हमको ऊपर बनाना चाहिए। इसी तरह से हमारा जॉब में भी कंपटीशन होता है कि जो है हमसे कोई अगर बेटर कार्य करता है तो उसको जो है अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलता है, उसको सराहना मिलती है और उसको रिवार्ड ज़्यादा मिलता है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस आती है। और इवन कई बार क्या होता है कि जब जॉब के पर सर्वाइवल की बात आती है तो ऐसी सिचुएशन भी पैदा होती है कि जहाँ पर अभी जैसे क्राइसिस का टाइम चल रहा है कि अभी एम्प्लॉयर्स के सामने समस्या आएगी कि हमको भाई मजबूरी में लोगों को कम करना है। तो क्या होगा उस तरह, वहां पर किस तरह से क्या पैरामीटर्स डिसाइड किए जाएंगे, यही चीजें देखी जाएंगी कि आदमी के अंदर, कौन से आदमी के अंदर किस तरह की अच्छाइयाँ हैं, किस तरह की बुराइयां हैं, कौन सा आदमी हमारा ज्यादा काम आएगा, कौन सा आदमी कम काम आएगा। इसी बेस पे, कंपटीशन के बेस पे जो है एनालिसिस करेगा एम्प्लॉयर, और धीरे धीरे अगर लोगों को कम करना है तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसी तरह से घर में भी कंपटीशन क्या होता है कि अगर हमारा बिहेवियर ठीक नहीं है तो आपस में रिश्ते खराब होते हैं, झगड़े होते हैं और जो है समस्याएं पैदा होती हैं। तो हम चाहे घर में हों, चाहे बाहर हों, चाहे पड़ोसियों के साथ हों, चाहे रिलेटिव्स के साथ हों, चाहे एम्प्लॉयर के साथ हों, हम एक कंपटीशन का जो है कंपटीशन फेस करते हैं और कंपैरिजन भी करते हैं लोग हमारा कि ये इनके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयां हैं, जिसके बेस पे हमारी जो है एनालिसिस की जाती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है कि हम कंपटीशन का फेस कर रहे हैं, तो कंपटीशन को मीट आउट करना है तो हमको अपने अंदर चेंजेस, परिवर्तन लाना चाहिए। दूसरी बात है कैपेबिलिटीज डेवलपमेंट। अगर हमको अपने को कैपेबल बनाना है, अच्छी कॉम्पिटेंसीज डेवलप करनी है, तो हमको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। तीसरा है लाइफ बैलेंसिंग। जीवन में अगर संतुलन बनाना है तो हमको जो है, जो हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें हम पीछे हैं या जिसमें कमजोर हैं हम, या जिसमें हमारा कुछ गैप है, तो उसको ठीक करके हम लोगों के साथ कैसे तालमेल बना सकते हैं और जीवन में कैसे बैलेंसिंग कर सकते हैं, इसलिए भी ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिल्डिंग। अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करते हैं और अपने हिसाब से ही जिंदगी चलाना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है हमको अपने जो है बिहेवियर में चेंजेस करना जरूरी है, जिससे कि हम रिलेशनशिप जो है अच्छे बिल्ड कर सकें और अच्छे से लाइफ को आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट इज द इट
राजेंद्र जी आपकी आवाज कुछ देखिए, दीपक जी थोड़ा हेल्प करें। राजेंद्र जी क्या आप सुन पा रहे हैं? जो होता है कि आप ये कि जो है ये नाउ नेक्स्ट इज द इट इज द चेंज। राजेंद्र जी आपकी बीच में आवाज थोड़ा सा वो हो गई थी, तो थोड़ा सा अच्छा जी, 2 मिनट का आप दोबारा रिपीट कर दें कौन सा रिलेशनशिप वाला से। रिलेशनशिप बिल्डिंग से सर? हाँ जी। हाँ, तो मैं यही बात कर रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन की क्यों जरूरत है। ये हमारे लिए जो है बहुत जरूरी है, जिससे अगर अगर हम बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं अगर उसमें हम चेंज नहीं करते हैं तो कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा हमारी जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन से एक स्पेशल विजिबिलिटी बनती है कि चाहे सैकड़ों आदमी की भीड़ है, तो अगर आप जो है इस तरह के एक अच्छे इंसान हैं तो आपकी पहचान हर जगह होगी और आपको जो है लोग जो है पहचानेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी जरूरी है कि हम अपने आप की जो अपनी थिंकिंग को जो है कैसे चेंज करें, तो ये पॉजिटिविटी कैसे लाना है, इसके लिए हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अब बात आती है ये कि हम सोचते हैं कि हम ही परफेक्ट हैं और जो है दुनिया जो है गलत है। और कई बार अपने अंदर हम लोग गलतियां नहीं देखते हैं, दूसरों के गलतियां देखते रहते हैं। तो इसके बारे में मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। झांक रहे हैं इधर उधर सब, झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने आप को हमेशा परफेक्ट समझते हैं, अपने अंदर कभी भी गलतियां हमको नहीं दिखाई देती हैं। और दूसरों के अंदर जो है हम अगर 10 मिनट का भी टाइम मिल जाए और थोड़ी देर बाद पूछा जाए कि भाई इस आदमी के अंदर हमको कमियां बताओ, अरे सर वो तो बेकार था, वो तो ठीक से बैठ भी नहीं सकता था, उसने तो हाथ मिलाया तो हाथ मिलाने का तरीका ही ऐसा था, उसके तो जो है बालों की स्टाइल ऐसी थी, उसने तो कपड़े इस तरह से पहन रखे थे। और 10 मिनट के टाइम में जो है बहुत सारी 4-5 आपको गलतियां उनकी बता सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने अंदर कभी गलतियां ढूंढ ही नहीं पाते हैं और ढूंढने का प्रयास भी नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने अंदर जो है गलतियां ढूंढें, अपने जो हमको जिंदगी में जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं उसमें क्या गैप है उसकी एनालिसिस करें, उसके बेस पे अगर हम इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ें तो हम अपनी लाइफ को जो है सुधार सकते हैं। अब हम लाइफ को सुधारें क्यों? क्योंकि हमसे इतने लोग जुड़े हुए हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हमारे राजेंद्र जी थोड़ा माइक को रखें बगल में। बड़ी राजेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ बात रही। है, सबसे पहले तो हम खुद हैं अपने लिए, हम राजेंद्र जी अपनी देखभाल कितनी करते हैं, अपने बारे में क्या ख्याल रखते हैं, अपना सेल्फ डेवलपमेंट क्या, हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं, खाने चाहिए क्या नहीं, लाइफ जो है टोटली ऐसे अनसर्ट चलती रहती है, तो बड़ा डिफिकल्ट। राजेंद्र जी बीच बीच में आपकी आवाज टूट जाती है, थोड़ा माइक को अपने बगल में रखें। और ये जो बताया आप दोबारा बताओ, जो आवर स्टेक होल्डर्स हैं उनको दोबारा से बताना चालू कर दो, क्योंकि वहाँ वॉइस ब्रेक हो गई थी आपकी। हेलो राजेंद्र जी। हेलो
राजेंद्र जी आप अनम्यूट करें, वी कैन नॉट हियर। आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं? अभी अभी आ गया सर। हाँ ये आपकी जहाँ I से think स्टेक होल्डर की बात कर रहे थे उसके बाद कुछ नहीं सुनाई पड़ा। डिस्कनेक्ट हो गया जी सर। हाँ कोई बात नहीं, करता हूँ दोबारा। हाँ दोबारा कनेक्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, हेलो। हाँ एक मिनट सर करता हूँ। राजेंद्र जी ऐसे ही रहने दीजिए, पूरी मत करिए, फिर डस्ट इसी में आपको कंफर्टेबल रहेगा। ओके चलिए। हाँ इसी में स्लाइड आगे बढ़ा लीजिए, स्टेक होल्डर वाली ले आइए। हाँ नाउ इट इज ओके। तो मैं स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा था कि जैसे हमको अपनी जिंदगी बारे में कभी भी हम सोचते नहीं है कि हम किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं और किस तरह का किसके साथ में हमको जो है परफॉर्म करना है। तो सबसे बड़ी बात तो आती है कि सबसे पहले हमारा जो खुद है, हम खुद जो अपना खुद से जुड़े हुए हैं उसको अपने आप को भी देखना है, अपने हेल्थ को देखना है, अपने खाने पीने को देखना है, अपने रहन सहन को देखना है, अपनी डेली स्टाइल को देखना है, अपनी डेली टाइम टेबल को देखना है। तो इस तरह से भी हमको अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है। इसमें भी अगर कोई कमी रह जाती है तो हमारा लाइफ में बैलेंसिंग बिगड़ जाता है और जो है हम जाना कहीं और चाहते हैं और पहुंचते कहीं और हैं। नेक्स्ट थिंग इज द फैमिली। फैमिली के बारे में, फैमिली इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं। कोई भी बिजनेस करते हैं या अपना जॉब करते हैं तो सब जो भी कर रहे हैं हम अपने फैमिली के लिए ही कर रहे हैं। और फैमिली में भी फर्दर जैसे वाइफ है, बेटा है, बेटी है, और भी जो रिलेटिव्स हैं जो घर में रहते हैं अपने, वो सब जुड़े हुए हैं। सभी को सेटिस्फाई करना है हमको, बिहेवियर की वजह की तौर पे भी और फाइनेंशियली भी, और अदर जो भी सपोर्ट चाहिए होती है वो सपोर्ट सभी तरह की हमको फैमिली को देना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज द एम्प्लॉयर और बिजनेस। अगर हम जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयर होता है हमारा, और नहीं तो बिजनेस होता है। तो उसका क्या एक्सपेक्टेशंस है हमसे, हमारी क्या ड्यूटी बनती है उनके प्रति, हम उस ड्यूटी को इस तरह से निभाएं जिससे कि जो है वो फुली सेटिस्फाइड हो हमसे और हमको जो है उसका रिवार्ड दे सके। इसके अलावा कस्टमर्स, बिजनेस में भी कस्टमर होते हैं और एम्प्लॉयर में भी हमारे इंटरनल कस्टमर्स होते हैं, एक्सटर्नल कस्टमर होते हैं। लाइक जैसे हमारा बॉस होता है, सबऑर्डिनेट्स होता है, साथ के लोग होते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उनके साथ भी हम किस तरह से अच्छा व्यवहार रख सकें अपना और सभी लोगों को सेटिस्फाई कर सकें। ये सब जो है कस्टमर्स आते हैं हमारे। इसके अलावा रिलेटिव्स और फ्रेंड्स होते हैं, उनको भी हमको सेटिस्फाई करना है। कोई भी सोशल एक्टिविटी होती है उनके यहाँ पर तो टाइमली जाना है, और कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो वो करना है। तो इस तरह से हमारे स्टेक होल्डर से होते हैं और सभी को सेटिस्फाई करना हमारा जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो बहुत बड़ा रोल होता है हमारा जो है, लेकिन हम इसके बारे में कभी बहुत ज्यादा सोचते नहीं है। नाउ क्या करें हम इसके लिए, इनके स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करें? सबके लिए हमारा जो है अच्छा अगर जीवन हमको आगे चलाना है तो हमको एक, जैसे हमको अपने डोमेस्टिक भी अपने जो है ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए। एम्प्लॉयर्स के यहाँ तो ऑब्जेक्टिव्स नॉर्मली बनते ही हैं, और हमको अपनी लाइफ को बनाने के लिए जो है एक ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने चाहिए 4-5 के। हमको जो है 1 साल में या 6 महीने में या 1 महीने में क्या क्या बड़े बड़े काम करने हैं उसको हम लिख के रखें, और उसी हिसाब से अगर हम लाइफ को आगे चलाएं, उसी हिसाब से प्लानिंग करें, उसी हिसाब से हम रिसोर्सेज अपने इकट्ठे करें, तो हम अपनी लाइफ को चलाएं तो अच्छा से चला सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव हमारे कैसे होने चाहिए? स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड टाइम बाउंड। इस तरह से हमारे ऑब्जेक्टिव हम अपने डिसाइड करें जो कि हम जो है उसको मेजर कर सकें, जो भी अचीव हो सकें। और ये ऑब्जेक्ट में सबसे बड़ी बात होती है कि ये टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है कोई भी काम कर लेंगे, 5 साल में कर लेंगे, 10 साल में कर लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स में नहीं चलता है। इसमें टाइम के पैरामीटर्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। नाउ ये सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमको क्या क्या कैपेबिलिटीज चाहिए?
सबसे बड़ी होती है बात नॉलेज की, जो कि हमको पढ़ाई करके, एजुकेशन गेन करके, टेक्निकल एजुकेशन है या प्रोफेशनल एजुकेशन है, वो सब क्वालिफाई करके पढ़ाई करने के बाद में हमको जो है एक्वायर होती है नॉलेज। इसके अलावा स्किल्स जो होती है, हम नॉलेज को जब वर्क में ट्रांसफर करते हैं, हम उस नॉलेज को जो है के बेस पे अपने काम को परफॉर्म करना शुरू करते हैं। उस काम का कितना आउटपुट दे पाते हैं, उसको कैसे काम को कर पाते हैं, वो हमारी स्किल होती है। तो तीसरा है बिहेवियर। तो जो ये हम यहाँ पर बात करेंगे, नॉलेज और स्किल तो जो है एक जो एक्वायर्ड है उसको सडनली नहीं बढ़ाया जा सकता है। बिहेवियर जो है, नॉलेज और स्किल एक अच्छी होने के बावजूद भी हमारा बिहेवियर जो है अगर अच्छा ना हो तो सब चीज बेकार हो जाती है। नॉलेज आपकी बेकार है, स्किल्स बेकार है, अगर हमारे एटीट्यूड में प्रॉब्लम है कुछ जो है, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सिर्फ अभी हम बात करेंगे बिहेवियर बेस्ड कैपेबिलिटीज की। तो हम उसके लिए जो हमको बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स हैं, उसके लिए हमको क्या क्या एनालिसिस करनी है, कि हमको क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो हम अपने डिसाइड करें, कैपेबिलिटी डिसाइड करें, और उसके बेस पे हम स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इसकी एनालिसिस करके लाइफ को आगे बढ़ाएं, तो हम थोड़ा सा इजीली बढ़ सकते हैं। अब जो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं इसमें थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, जिसको हमको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। ये जो हमारे बिहेवियरल पहलू हैं, जिसके बेस पे नॉलेज और स्किल्स होने के बावजूद भी कई बार हम लोग जो है फेल हो जाते हैं। कई सारे हमारे साथी लोग या कुछ लोग, हम एचआर में रहे तो मुलाकात होती रहती थी। कई बार क्या है, कोई आदमी एक जगह नौकरी करता है, 6 महीने के बाद में फिर बोलता है सर वहाँ पर हमारा बॉस ठीक नहीं है, वहाँ पर हमारी कंपनी ठीक नहीं है। उसके बाद में वो दूसरी जगह चला जाता है, तो दूसरी जगह भी यही प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में जो है वहाँ इस तरह की समस्या आ जाती है, तो फिर तीसरी जगह चला जाता है। इस तरह से कई बार जो है 4-5 साल में 4-5 जॉब चेंज कर देते हैं लोग। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी नॉलेज है, उनके पास स्किल है, लेकिन क्या है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में जो है फेल हो जाते हैं वो, और अल्टीमेटली दोष देते हैं कि जो है हमारा एम्प्लॉयर ठीक नहीं है, वहाँ पर कल्चर ठीक नहीं है, वहाँ पर सैलरी टाइम से नहीं मिलती है, हमारा बॉस ठीक नहीं है, वहाँ पर हमारा सबॉर्डिनेट ठीक नहीं है। इस तरह के एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं, और अपने अंदर कभी झांकने का कोशिश नहीं करते हम लोग, इसलिए कई बार लाइफ में फेल हो जाते हैं। तो जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, सबसे पहले आता है हमारा हेल्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपना जो है हेल्थ का ध्यान रखें। जीवन में जो है आप सभी लोगों ने भी सुना होगा कि 4 सुख बताए गए हैं। सबसे पहले सुख बताया है कि सबसे पहला होता है हमारा जो है निरोगी काया, और दूसरा जो है धन, तीसरा अपना पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा जो है घर में सुलक्षणा नारी। तो ये 4 सुख बताए गए हैं। तो 3 सुख तो जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है कि मनी आएगा कि नहीं आएगा, बेटा कैसा निकलेगा, वाइफ कैसी होगी या स्पाउस कैसा होगा, ये तो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहला जो सुख है हमारा हेल्थ का, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, क्या हमारा लाइफ साइकिल है, कैसा हमारा रहन सहन है, कैसा हमारा टाइम मैनेजमेंट है, जिससे कि हम जो अपनी हेल्थ को जो है धीरे से मैनेज कर पाएं और अपना इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो आजकल जैसे इसी ग्रुप में भी योगा मेडिटेशन का क्लास मॉर्निंग में रहता है, बहुत ही अच्छा क्लास होता है, और जिससे जो है मैं भी पहले करता था, लेकिन क्या है ये पंचुअलिटी नहीं बन पाती थी। तो इस ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद मैं डेली क्लासेस जो अटेंड करता हूँ, बड़ा ही आनंद आता है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि कई बार जो है दूसरा दुनिया की एक आपाधापी में हम अपने आप को बिल्कुल भूल ही जाते हैं, अपनी हेल्थ का कोई ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा पहलू है कि हम अपनी जो है हेल्थ का ध्यान रखें, खाने पीने का क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जो हमको सूट करता है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो, इस तरह का हम अपना सिलेक्शन करें। लाइफ स्टाइल अच्छा बनाएं, टाइम साइकिल प्रॉपर तय करें,
जिससे कि जो है हम अपने लाइफ को ठीक से मैनेज कर सकें। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि कई बार हम अपने आप को ही हीन भावना से देखते हैं कि हमारे अंदर तो बहुत ज्यादा ये कमियां हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसने ऐसा बोल दिया तो हम क्या करेंगे, अब हम दुनिया में, हमको जिंदगी में रहना नहीं चाहिए, हमारे तो बड़ा बेइज्जती होता है, लाइक दैट। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए हमको जिंदगी में, क्योंकि हम अगर खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा सम्मान दूसरे बिल्कुल नहीं करेंगे। हम पहले ही अपनी गलतियां दूसरों को बताने लगेंगे तो दूसरों को तो पता लग ही जाएगा कि इसके अंदर ये कमियां हैं, और उसके अलावा जो आप एक्सपोज हो जाएंगे और जो रिस्पेक्ट मिलेगा तो जिंदगी को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज द पॉजिटिव थिंकिंग। सबसे बड़ी बात यह क्या होती है कि हमारी जिंदगी में हम अपना घर साफ करते हैं, हम अपने कपड़े साफ करते हैं, हम अपनी अलमारी साफ करते हैं, हम अपने दांत साफ करते हैं, हम अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है इसको हम कभी साफ करने की कोशिश नहीं करते। ये कचरा हमारा जो है 10 साल का, 20 साल का जो थिंकिंग है, हमारे साथ में किसी ने कोई गलत व्यवहार कर दिया, कोई समस्या आई थी, उसको हम हमेशा अपने बोझे को जो है इसमें जो है ब्रेन में लेके चलते रहते हैं, जिसको कि पहले की बातों को हम लोग ज्यादा सोचने में टाइम लगाते हैं और आगे का सोचना ही जो है हमारा बंद हो जाता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है। दो मेंढक थे, सुखीराम और दुखीराम, पानी में जो है नदी के किनारे जो है पानी में थे। तो उधर से जो है एक दूध वाला निकल रहा था, उसके पास 2 दूध की टंकी थी। तो एक में एक मेंढक को डाला, दूसरे में दूसरे मेंढक को डाल लिया। उसके बाद में वो टंकी लेके बंद करके जो है गया शहर में दूध बेचने के लिए। तो एक में दुखीराम थे और एक में सुखीराम। तो एक टंकी का जब ढक्कन खोला तो उसमें देखा कि जो है मेंढक जो है उल्टा पड़ा हुआ है। हुआ क्या कि उसमें दुखीराम थे, उन्होंने सोचा कि ये तो मैं इतनी छोटी दुनिया हो गई और अब तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, इससे मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ना इससे मैं निकल सकता हूँ। तो दुखीराम ने जो है अंदर जो है ये सोच सोच के अपनी जिंदगी खत्म कर ली। और दूसरे वाले टंकी में था सुखीराम। सुखीराम ने सोचा कि कोई बात नहीं भाई, छोटी जगह है, मैं कोशिश करता हूँ। और वो उसमें जो है फड़फड़ाता रहा, अपने पैर चलाता रहा और पैरों से जो है ऊपर मक्खन आ गया, उस दूध के ऊपर, दूध के मक्खन के ऊपर बैठ गया। और जैसे ढक्कन खोला तो जो है उसने छलांग लगाई और सुखीराम उस टंकी से बाहर हो गए। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी एक सोच होती है अपनी, वो कई बार हमारी सफलता में आगे बढ़ाने में हमको आगे बढ़ाती है। तो हमको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे अंदर जो निगेटिविटी भरी हुई है, हमारे दिमाग में जो है ये गंदगी भरी हुई है जो पुरानी, जिसको हम धोके चलते रहते हैं, आधे से ज्यादा वजन हमारा वही रहता है। हमको किसी ने कुछ गलत बोल दिया था 10 साल पहले, किसी रिश्तेदारी में गए थे, वहां पर रिलेशन खराब हो गए, तो उसको ही हम जो है अपनी जिंदगी में जो है सोचते रहते हैं। और जो प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं उससे भी हमारा जो है दिमाग हट जाता है, तो हम फेल हो जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग इज द लर्निंग। हमेशा अपने को जो अपग्रेड करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। इसके बारे में एक कहावत है, द इलिटरेट ऑफ द 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. Means लर्निंग के बाद में जो चीज हमारे काम की नहीं उनको हमको भुलाना पड़ेगा और नई चीजों को हमको जो है सीखना पड़ेगा। हमेशा कंटिन्यूअस लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड हमेशा अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा। और लर्निंग के आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज हो गए हैं, तो उसमें रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। उनका फायदा उठाते हुए हमको अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहना है, तो हम आगे बढ़ने में हमको कोई रोक नहीं पाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट इसके लिए द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ये अपने आप में एक इतना बड़ा विषय है कि मिनिमम एक दिन या दो दिन की सेमिनार्स इसकी होती हैं, डिस्कशन होता है। तो मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं 2-3 बातें बताता हूँ। कम्युनिकेशन जो है नॉर्मली वर्बल होता है,
रिटन होता है, इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हम मौखिक मुंह से भी बात करते हैं, कई बार टेलीफोन से बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, और रिटन कम्युनिकेशन में हम जो लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं। तो इसमें कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि जो है दूसरे को आसानी से समझ में आ जाए, और जिस मकसद से कम्युनिकेट किया गया है वो मकसद पूरा हो जाए तो परफेक्ट कम्युनिकेशन होता है। जैसा कि ये वर्ड कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड कॉमन से लिया गया है, मीन्स मुझे जो चीज समझ में आ रही है वही चीज अगर आपको भी समझ में आ जाए जैसा मैं समझाना चाहता हूं, तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। और कम्युनिकेशन हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जो दूसरे को समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा लिखने से भी कई बार समझ में नहीं आता है, लेकिन वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि जो है किसी को खराब ना लगे, अच्छे लगे, इजीली समझ में आ जाए। इसके वर्बल कम्युनिकेशन के लिए तो मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि कागा किसका धन रे और कोयल क्या दे दे, मीठी वाणी बोलकर जग अपना कर ले। मीन्स जो शब्द हमारे किसी को अगर अच्छे लगते हैं, या जैसे शब्द हमको अच्छे लगते हैं वैसे ही शब्द हम दूसरों को बोलें, तो शायद हमारा कम्युनिकेशन कभी भी खराब नहीं होगा। वर्बल कम्युनिकेशन में हमको यही ध्यान रखना है कि जैसी एक्सपेक्टेशंस हमारी है कि हमारे साथ मुझसे लोग किस तरह से बात करें, मैं भी उनसे उसी तरह से बात करूं, तो जो है कम्युनिकेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ईगो एंड एंगर। ईगो अपने आप में एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी हमारी सोच बन जाती है कि जो है हमको हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, और हम अपने को हमेशा सुपीरियर सोचते हैं। तो ये हमारा आगे सीखने की क्षमता, आगे काम करने की क्षमता, लोगों से जलन भावना पैदा करना, लोगों से नफरत करना, ये हमको जो है सिखाता है। तो इससे हमको दूर, इसको अगर हम कहें तो ईगो कह सकते हैं, मीन्स लेट अस इमोशनली इट शुड गो। ये हमारी लाइफ से जो है बिल्कुल चला जाना चाहिए। तो अगर हमको सक्सेसफुल बनना है, अपने को इम्प्रूव करना है, तो ईगो को तो अपने आसपास कहीं भी नहीं भटकने देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंगर। एंगर के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि छोटी सी एक आर्गुमेंट की वजह से कई बार गुस्सा आ जाता है और हम मिसबिहेव कर देते हैं, और मिसबिहेव करने के बाद में उसका जो रिजल्ट होता है कई बार कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक, और यहाँ तक कि कई बार जिंदगी भर जो है उसका एक पछतावा हमारे पीछे लग जाता है। तो इसको एंगर को हमेशा जो है हमको दूर रखना चाहिए अपने को। इसका तरीका क्या है, कालिया सर का भी एक दिन क्लास हुआ था, उसमें बताया था। इसमें यही है कि अगर एंगर की कोई सिचुएशन आती है, कोई हमको कोशिश करता है, हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है या हमको तकलीफ दे रहा है, तो उस सिचुएशन को अवॉइड करें। वहां से जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कान में अगर सुनाई पड़ रहा है तो उसको सुनते रहें, ज्यादा ध्यान न दें। सुनाने वाले को ऐसा लगे कि वो ठीक है, हम उसकी बात सुन रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर उसको बात को अंदर हजम नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादा बेटर होता है। और उस सिचुएशन से अगर हम जा सकते हैं कहीं, तो हम एंगर को जो है अवॉइड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है ये दोनों ही हमारे दुश्मन होते हैं, वो एंड एंगर। इसको अपनी लाइफ से दूर रखें, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट थिंग इज द ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, क्रिटिसिज्म एंड रिसेंटमेंट। इस पे हमारे कैलाश जी सवेरे मेडिटेशन का क्लास लेते हैं, बहुत डिटेल में बताते रहते हैं बीच बीच में, और ये शब्द मुझे सीक्वेंस में इसीलिए बहुत ज्यादा याद हो गए कि इन शब्दों का बड़ा रोल होता है। ग्रेटिट्यूड मीन्स जिंदगी में कभी किसी ने अगर हमारे साथ में अच्छा काम किया है तो हमको बुलाना नहीं चाहिए। जैसे ये कालिया सर जो है बोल रहे थे हमको, जो है मेरे बारे में जो बोल रहे थे, उसका कारण यही है कि कालिया सर ने भी हमारे साथ में कुछ अच्छा किया है, और हमारी ऐसी आपस में जो है वो बड़े भाई की तरह से हमारे, तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई रिश्तेदारी पहले से नहीं थी, अपने प्रोफेशन में हैं हम लोग, इस तरह से एक दूसरे से जुड़ गए, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन एक दूसरे को हम लोग जो है सम्मान देते हैं और वक्त जरूरत याद करते रहते हैं। यही सब चीजें दिमाग में होती हैं लोगों के, और हमारे दिमाग में भी अगर रहें तो हम अपने को जो है आगे संतुष्ट पा सकते हैं, और दूसरों को भी संतुष्टि मिलती है इससे कि अगर किसी ने कुछ हमारे साथ किया है तो उसको जो है हम बोल रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा किया,
जिंदगी में कुछ भी अगर कंट्रीब्यूट किया है तो हमको उसको जो है याद करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। इसके अलावा फॉरगिवनेस की मैंने बात कही थी कि जो कूड़ा कचरा है वो तो हमको अपने दिमाग में रखना ही नहीं है। किसी ने कुछ गलत कर दिया है तो उसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है, वो अपनी उसकी सोच और अपनी जो जिसने जो कहा उसकी अपनी समझ है, और हमको तो अपनी समझदारी से काम लेना है। क्रिटिसिज्म एंड सेंटिमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। इससे क्या है, हम लोग किसी की क्रिटिसिज्म करते हैं या किसी से नफरत करते हैं, इस तरह की दिमाग में अगर हम बातें डाले रहते हैं जिंदगी में, कह रहे उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हम तो उसको बुलाएंगे नहीं जिंदगी में, मैं तो बदला लेके रहूंगा, इस तरह से क्या है, हम उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हमारे सामने है भी नहीं, न हमारी बात सुन रहा है, लेकिन हम दूसरे लोगों को कई बार इस तरह की बातें सुनाते हैं, तो क्या है इनडायरेक्टली बाद में उसके पास पहुंचती हैं। लेकिन उस जिस टाइम पे हम लोग इस तरह की सिचुएशन बनाते हैं, जिस टाइम पे इस तरह की हम बातें करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि जो है वो सुनने वाला नहीं होता है, लेकिन हम अपने आप को ही तकलीफ दे रहे होते हैं, मानसिक रूप से भी। इसके अलावा जो शरीर में इस तरह से धीरे धीरे ये सब इस तरह की सोच रखने से हमारे बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये सब चीजों को हमको अवॉइड करना है लाइफ में। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मैनेज योर टाइम एज यू मैनेज मनी, क्योंकि पैसा तो कई बार वापस भी आ जाता है, लेकिन टाइम जाने के बाद में वापस नहीं आ पाता है। जैसे आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये सब वक्त शायद जिंदगी में कभी नहीं आएगा, और कुछ लोग नहीं जुड़ पाए किसी वजह से, तो वो कहेंगे सर हम आपके साथ होते, हमें भी लगता है कि वो हमारे साथ होते तो बड़ा अच्छा होता। तो ये जो है टाइम एक ऐसा रिसोर्स है कि जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, किसी से उधार नहीं दे सकते हैं, न किसी को उधार ले सकते हैं न दे सकते हैं, और हम कि इसको जो है जो करंट में है कितने अच्छी तरह से इसको जो है इस्तेमाल करें, मैक्सिमम आउटपुट इससे जिस टाइम में निकाल लें, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा टाइम बैरियर्स होते हैं हमारी लाइफ में, खासतौर से आजकल ये हमारे पास एक अच्छी डिवाइस मिली है मोबाइल, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है, बट ये हमारा बहुत बड़ा टाइम वेस्टर भी है। तो हमको इस डिवाइस को भी बड़ा केयरफुली हैंडल करना चाहिए। जो काम की चीज है वो हमको ग्रहण करना है, जो काम की नहीं है उसको छोड़ देना है। कबीरदास जी ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को बह रहे थोता दे उड़ाए। मीन्स जो हमारे काम की चीजें हैं जिंदगी में वो हमको ग्रहण करनी है, वो ऐसी चीजें जो हमारे लिए लाइफ में वैल्यू एडिशन का काम करती हैं उनको एक्सेप्ट करना है। वो जो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती हैं, हमारा टाइम खराब करती हैं, हमारा रिसोर्सेज खराब करती हैं, ऐसी चीजों को बिल्कुल भी जो है लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक छोटी सी स्लाइड है, मैं दिखाना चाहूंगा। एक 80-20 का फॉर्मूला होता है। कस्टमर्स के लिए अगर हम लें तो हम अगर दुकानदार हैं तो हमारे लिए जो है 80% कस्टमर्स यूजलेस आते हैं, 20% काम के आते हैं। कम्युनिकेशन में अगर जैसे हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं 20% काम का होता है, 80% हमको समझ में नहीं आता है। टेलीविजन देखते हैं 80% यूजलेस, 20% काम का। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 20% न्यूज काम की, 80% यूजलेस। मीटिंग हम लोग कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें 20% काम की बातें हो पाती है, 80% यूजलेस। ट्रेनिंग हम इम्पार्ट करते हैं 20% लोगों को मुश्किल से जाता है, समझ में आता है, 80% यूजलेस। मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं उसमें भी यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो खास तौर से आजकल व्हाट्सएप में इतने मैसेजेस, इतने ग्रुप और इतने जो है ये लिंक जुड़ गए हैं, तो हमें क्या है अब किसी को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो फालतू की चीजें इसमें आती हैं, कई बार पिक्चर्स आती हैं, तो उसको डाउनलोड करके हमें क्या करना है, हमें जरूरत नहीं उस चीज की, तो हम क्यों जबरदस्ती डाउनलोड करें। अभी डाउनलोड करेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिलीट करेंगे। इस तरह की चीजें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारी लाइफ में, तो हम हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। जो चीज हमारे काम की नहीं है, जो चीज हमारे वैल्यू एडिशन की नहीं है, उस चीज को हमको जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। तो टाइम को इफेक्टिवली यूज करने का कुछ मैं टिप्स बताता हूँ। हर दिन आपको प्लान करना है, प्लान योर एवरीडे, लिस्ट आउट एक्टिविटीज,
एक्टिविटीज को लिस्ट आउट करना चाहिए कि हमको आज में 10 दिन भर में 10 एक्टिविटीज करनी है। उन एक्टिविटीज को अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस के बेस पे डिवाइड करें कि कौन सी अर्जेंट होती हैं और कौन सी इंपॉर्टेंस है। मेरे करने से होंगी वो एक्टिविटीज, कोई और भी कर सकता है। अलॉट टाइम फॉर ईच और अटेंड एक्टिविटीज इन सीक्वेंस ऑफ अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। इस तरह से एक ये है पार्किंसंस का लॉ है बेसिकली है। अर्जेंट जो चीजें हैं उनको ऊपर रखिए, एक तरफ इम्पोर्टेंट, दूसरी तरफ नॉट इम्पोर्टेंट, नीचे साइड में ये नॉट इम्पोर्टेंट। इस तरह से अगर डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वाले जो कॉलम में आता है वो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट भी है। तो फर्स्ट वाले कॉलम में क्या करना पड़ेगा, अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, मीन्स मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता है, तो ऐसी एक्टिविटी पर तुरंत अटैक करना है हमको, जिससे कि उसको टाइमली हम परफॉर्म कर सकें। दूसरे कॉलम में जो एक्टिविटी आ रही है वो अर्जेंट है बट नॉट इम्पोर्टेंट। अर्जेंट तो है बट नॉट इम्पोर्टेंट मीन्स मेरे अलावा कोई और भी कर सकता है उस एक्टिविटी को। तो ऐसी एक्टिविटी को हमको क्या है, डेलीगेट करना चाहिए दूसरे फैमिली मेंबर्स को, या हमारे ऑफिस में जो हमारे सबऑर्डिनेट हैं, हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस तरह की एक्टिविटी को जो है हमको डेलीगेट कर देना चाहिए, क्योंकि टाइमली होना तो है लेकिन मेरे अलावा कोई और कर सकता है। तीसरे कॉलम में जो चीज एक्टिविटीज आएंगी वो इम्पोर्टेंट आती है। इम्पोर्टेंट तो है बट नॉट अर्जेंट। इम्पोर्टेंट मीन्स मुझे ही करनी है, मैं ही कर सकता हूँ उस काम को, कोई और नहीं कर सकता है, बट अर्जेंट नहीं है, मैं अगले हफ्ते कर सकता हूँ या उससे अगले हफ्ते कर सकता हूँ, अगले महीने कर सकता हूँ, ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या करें, डिसाइड व्हेन टू डू। ऐसी एक्टिविटी को हम मार्क कर लें कि अगले हफ्ते या इस डेट तक कर देंगे हम, तो जो है ये एक्टिविटी को जो है हम टाइमली परफॉर्म कर लेंगे। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं नाइदर इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, तो ऐसी एक्टिविटीज भी हमारे लाइफ में आजकल बहुत हो गई हैं। मतलब 30 to 40% एक्टिविटीज हमको आजकल अगर ढूंढे तो ऐसी मिल जाएंगी। तो ऐसी एक्टिविटीज को क्या डंप इट, ऐसी एक्टिविटीज को हमको अपनी लाइफ से निकाल देना है। और अगर इस तरह से हम एक्टिविटीज प्लान करके अपना टाइम मैनेज करें, टाइम मतलब रिक्वायर्ड टाइम में ही हम अपनी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज को टाइम से कर पाएंगे, अर्जेंट एक्टिविटीज को टाइम से कर पाएंगे, हम टाइम मैनेजमेंट में फेल नहीं होंगे। इसके अलावा वट एवर वेस्ट इज देयर इन योर लाइफ वो हमको रिमूव करना है। देन बी एज एन इंडिविजुअल हमको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है कि हमारे हिसाब से ही दुनिया नहीं चलेगी, क्योंकि हम अपने समाज में रह रहे हैं, अपने परिवार में रह रहे हैं, अपने एम्प्लॉयर के साथ रह रहे हैं, अपने बॉस के साथ रह रहे हैं, अपने सबऑर्डिनेट के साथ रह रहे हैं, अपने पीयर्स के साथ रह रहे हैं। तो हम बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए होते हैं। कोई भी डिसीजन लेना है तो हमको उनको राय मशवरा करके, जिनका इन्वॉल्वमेंट है उनके साथ मिलके करें। नहीं मिलके कर सकते हैं या उनकी कोई सलाह है तो हमको जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि हम ही दुनिया नहीं चला रहे हैं, हम ही मालिक नहीं है सबके। तो जब हमारे हमसे दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं तो हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए और उनके हिसाब से भी हमको समझना चाहिए कि हम जिंदगी को कैसे ठीक से चला सकते हैं। इसके अलावा डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है कि जो भी हमने डिसाइड किया है लाइफ में अच्छा करने के लिए या सोच समझ के जो निर्णय लिया है हम उस पर डिटरमाइंड रहें और उस काम के प्रति कमिटेड रहें, तो उस काम को हम टाइमली कर पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये बहुत लाइफ में जरूरी है कि दुनिया में जो है भीड़ों का, तो जैसे बारात जाती है तो सभी बाराती होते हैं, बट दूल्हा तो एक ही होता है जिसके ऊपर ये सिर पर ताज पहनाया जाता है, वही होता है। तो उसकी पहचान हम जबरदस्ती बनाते हैं क्योंकि वो दूल्हा है। लेकिन कई बार क्या है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एक ऐसी चीज होती है कि जो है आपकी पहचान कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं भी आपके समाज में, कहीं भी आपके परिवार में एक अच्छी जो है पहचान बनाती है। तो जो है इससे भी जो है हमको लाइफ में एक अलग से पहचान मिलती है। क्रिएटिविटी मीन्स नए काम, कोई नया काम करना, नए तरीके से काम करना, इससे इम्प्रूवमेंट हो लाइफ में, लोगों को दिखाई दे कुछ नया हुआ है। हमारे साथ में शायद अभी आलोक जी नहीं जुड़े होंगे और एक हमारे साथ में मुकेश चौधरी जी शायद इसमें जुड़े हुए होंगे अभी। तो मेरे साथ में ये दोनों साथी LML में थे, मेंटेनेंस में थे, तो ये दोनों बड़े क्रिएटिव थे। आलोक जी ने एक काम किया जो कि मेरे को बाद में उसको पता लगा कि क्या किया इन्होंने।
एक हमारी टॉयलेट थी वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे हमारे प्लांट के हेड थे वो भी जाते थे और स्टाफ वाले भी जाते थे। तो क्या है, टॉयलेट में जब दरवाजा बंद हो जाता था तो पता नहीं लगता था उस टॉयलेट के अंदर कोई है कि नहीं। तो कई बार क्या है, कोई अंदर होता था तो बाहर से खटखट से जो है बजाता था कोई, तो जो अंदर होता था तो इनकन्वीनियंट लगता ही था। तो आलोक जी ने अपने आप ही सोचा कि भाई ये क्या किया जाए, ऐसी तो ये बड़ी समस्या होती है। तो इन्होंने क्या किया, एक लिमिट स्विच लगाया अंदर जो ये सिटकनी होती है उसमें, और बाहर एक रेड बल्ब लगा दिया। तो जैसे ही कोई अंदर जाता था और जब सिटकनी को बंद करता था तो वो लिमिट स्विच की वजह से बाहर में जो है लाइट जल जाती थी। तो इन्होंने किसी से पूछा नहीं, किसी से अप्रूवल नहीं लिया और वो लाइट लगा दी। बाद में प्लांट हेड साहब ये क्या है पूछा किसने लगाया, तो मुझे भी मालूम नहीं था। तो मैंने पता किया तो कि आलोक जी ने लगाया। तो आलोक जी को प्लांट हेड ने स्पेशली बुलाया और उनको जो है अप्रिसिएशन लेटर दिया। इसके अलावा ये हमारे मुकेश जी भी और आलोक जी, इनकी एक अलग पहचान थी, सजेशन स्कीम थी, इसमें इनको हमेशा रिवार्ड मिलता था। तो इस तरह से क्या ये हमारी एक अलग पहचान कराता है। और मतलब कुछ हटके करना है, कोई भी हमको जॉब रोल दिया गया है या जिम्मेदारी दी गई है, घर की हो या जो है नौकरी की, उस जिम्मेदारी से हटके अगर हम कुछ करेंगे तो हमारी एक अलग पहचान बनेगी। और अगर हम उतना ही करते रहेंगे जितना काम दिया गया है तो वो हमारी ड्यूटी में आता है, उसको हमको करना ही है, तो हमने एक्स्ट्रा क्या कर दिया जिससे हमारी पहचान बनेगी। तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में, कि हम कुछ हटके ऐसा करें जिससे हमारी एक अलग पहचान बने। देन फाइनली कनेक्ट विद द पीपल, लोगों से जुड़े, हम लोगों के साथ चलें, लोगों से बात करें, जितने लोग मैक्सिमम जहां भी मिलते हैं उनसे ऐसा व्यवहार करें, ऐसा वार्तालाप करें जिससे कि जो है हम लोगों के साथ में लोग हमको जो है वहां से जब हम चले जाएं तो हमको जो है वहां पर याद करें कि भाई वो भी एक इंसान था। तो इसके लिए ऐसा काम करने के लिए कोई किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। अच्छा इंसान बनने के लिए आप अगर कनेक्टिविटी अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, याद करते रहते हैं लोगों को, तो ये आपको जो है एक जिंदगी में जो है अलग पहचान दिलाता है। तो यही बेसिक एस्पेक्ट्स थे जिस पे मैंने आपको बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे बताया। इसको अगर हम लोग इम्प्रूव कर लें तो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा, कम से कम 50% जो है इम्प्रूवमेंट इमीडिएटली हो सकता है अगर हम फोकस करें ऐसी चीज़ों पे, तो परिवर्तन दिखाई देगा। फाइनली मैं कहूँगा एज एन इंडिविजुअल वी शुड बी ए दीपशिखा इंडिविजुअल। एक सारू रांगनेकर जी की मैंने बुक पढ़ी थी जो है क्वालिटीज ऑफ गुड मैनेजर्स, उसमें एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कि इंदुमती का स्वयंवर हो रहा था। तो इंदुमती जो है स्वयंवर में बहुत सारे राजा बुलाए गए थे। तो इंदुमती जो है अपना जो हार लेके जो है मूव कर रही थी एक से दूसरे राजा की तरफ। तो एक राजा से जब दूसरे राजा के पास जाती थी तो जो पीछे रह जाता था, जिससे मिलने के बाद में आगे बढ़ती थी वो, तो उसकी राजा की आंखों के सामने अंधेरा हो जाता था। मीन्स उसको ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो गया। तो एज एन इंडिविजुअल हमारा भी प्रेजेंस लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि लोग महसूस करें कि अगर ये आदमी नहीं रहेगा हमारे सामने, या ये आदमी हमारे पास जॉब में नहीं रहेगा, या हमारी लाइफ से हट जाएगा, तो इसके बगैर हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। इस तरह से हमारा जो है इम्पोर्टेंस होना चाहिए कि हम इतना बड़ा रोल प्ले करें कि लोग हमारी इम्पोर्टेंस महसूस करें कि भाई इसके बगैर तो हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती है। तो इस वजह से मैंने बोला कि वी शुड बी ए दीपशिखा इंडिविजुअल, इंदुमती की तरह से हमको करना है। देन फाइनली हैव ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हमको जो है जिम्मेदारी हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि हमको एक इंसान का जन्म दिया है तो हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, उस अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, और उन जिम्मेदारियों का हम सम्मान करें, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम पूरा करें तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि हमारी गिनती होना चाहिए, हमारा क्या रोल है, हमने क्या परफॉर्म किया, हमने कुछ किया कि नहीं किया। ये हमारी जो है अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने परिवार को,
अपने समाज को, अपने रिश्तेदारों को या अपने एम्प्लॉयर को, ये हमारी अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। देन फाइनली सेंस ऑफ लॉयल्टी मीन्स वफादारी बहुत जरूरी है कि हम जिंदगी में किसी से जुड़े हैं तो उससे जुड़े रहें। इसमें भी आप लोग भी महसूस करते होंगे कि जो है कई बार लाइफ में कुछ लोग इस तरह से प्ले करते हैं, हम भी देखते हैं अपने मैसेजेस वगैरह जैसे हम लोग किसी को भेजते हैं व्हाट्सएप में, तो कुछ उसमें भी लोग इस तरह की अपने सेटिंग कर लेते हैं कि हमको पता ही ना लगे कि इन्होंने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। तो सिर्फ हमको तो मालूम है कि इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन हमारी सोच में समझ में आता है कि इनकी सोच कैसी है। ये लुका छुपी का खेल जो है जिंदगी में हमको नहीं खेलना चाहिए। जब हम लोगों से जुड़े हुए हैं तो हमको ईमानदारी से जुड़ना है। अगर हम लुका छुपी करेंगे तो एक जो है अंदर से ये भावना लगती है कि इनकी सोच क्या है, कब हमको धोखा देना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है। हमने देखा है अपने जॉब के साथ में व्हाट्सएप में हम मैसेज देखते हैं, इस तरह की सेटिंग कर लेते हैं लोग कि जो है पता ही नहीं लगेगा कि मैसेज इन्होंने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। और जब कल बोलेंगे अरे सर आपने तो 3 बजे भेजा था और मैं तो रात में 11 बजे पढ़ा, तो लाइक दैट मतलब डेविएशन की गुंजाइश रखते हैं। तो लोग तो बहुत सारे इस तरह के हैं, बट एज एन इंडिविजुअल हमको जो लाइफ में प्ले करना है, एक हमको अगर ट्रस्ट पैदा करना है आपस में, तो हमारे लिए लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड फाइनली मैं यही कहूँगा, लिव लाइफ फुल्ली नॉट फुलिशली, कि हमको जिंदगी को जो है पूर्णता से जीना है, मूर्खता से नहीं। इसके साथ ही मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद में ऑलमोस्ट मेरा फिनिश हो गया। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ सहारा देती है पर पहचान छीन लेती है। मंजिल ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। थैंक यू। इसी के साथ ही धन्यवाद। थैंक यू राजेंद्र जी, वेरी वेरी राजेंद्र जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्चुअली होता क्या है कि हम सब चीजों को आपस में इन चीजों को जान रहे होते हैं, और एक समय समय पे ये बड़ी आवश्यकता होती है कि कोई चीजों पे पड़ी मिट्टी को हटा दे और उनको रिमाइंड करा दे। और आज आपने इतने सिंपल और इतनी शानदार अपने लहजे में कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से और इसके अलावा कई रोचक चीजें बताकर ये उस मिट्टी को इतने अच्छे तरीके से आपने हटाया है, तो इसके लिए मैं पूरे ग्रुप की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। और थोड़ा सा जो मैं समझ पाया हूँ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जो आप बात कहना चाह रहे हैं, राजेंद्र जी थोड़ा सा कि स्लाइड हटा दें तो फुल स्क्रीन आ जाए। अच्छा अभी आ रहा है? हाँ शेयर कर हटा दें। ओके शेयर क्लोज कर दो। जो ग्रीन बटन है। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज स्पीकर्स व्यू, यस। और इतना ये जो मैं कह रहा था कि सम अप कर रहा था कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने पहले ये बताया, जीवन के कम से कम आपने 10 आयाम बताए मदर टेरेसा की भाषा में, कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, ब्यूटी है, ड्रीम है, चैलेंज है, गेम है, प्रॉमिस है, और इसमें सॉरो भी है, इसको गीत की तरह से भी लें, और एक स्ट्रगल है, इसको एक्सेप्ट कर लें, और एडवेंचर है, और अल्टीमेटली लक है। उसके अलावा आपने शुरू से ये कहा कि बहुत अच्छा लगा कि कदम ऐसा चलो कि पहचान बन जाए, और इसके बाद अपने कि क्यों हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए, क्या इस ट्रांसफॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस है, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। कि मतलब बेसिकली यही है कि हमें अपने गैप्स को ढूंढना है, जो हमारे बिहेवियर में जो गैप्स डेवलप कर गए हैं, उन गैप्स को हमें ढूंढते हुए अपने बिहेवियर बेस्ड
कैपेबिलिटीज को आगे लेके जाना है, जैसे लोगों की रिस्पेक्ट करना, अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, अनलर्न करना, नई वैल्यू एडिशन करना। तो दीज वर द वंडरफुल थिंग्स व्हाट यू हैव सेड। और मैं समझता हूँ सभी हमारे जो प्रतिभागी हैं इससे आशान्वित होंगे, इनको एक चीजों का समझ दोबारा रीथिंकिंग का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो आपने पार्किंस लॉ टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमें बताया कि हम लोग अक्सर ये चीज कि इसमें डिसीजन लेने में हमें ऑफिस में मुश्किलें आती हैं कि क्या अर्जेंट और क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सी काम मुझे अभी करना है, कौन सा बाद में करना है। तो आपने बकायदा एक उसके टेबल बना के बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस काम को अभी करना चाहिए, किसको डंप करना चाहिए। एंड अल्टीमेटली जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपने रिस्पेक्ट की बात की है, we are really from the house of Mind Excel. We are thankful to you. Now I open the house for the participants. अगर हमारे साथी कोई भी पार्टिसिपेंट राजेंद्र जी से कुछ शेयर करना चाहें या कोई प्रश्न हो, if you like to add on it, तो बड़ी खुशी की बात है, आप अपना विचार बताइए, या कुछ भी आप कोई आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप उसके बारे में बात करिए प्लीज। दीपक जी। हाँ जी, राघवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी दीपक जी एक बार अनम्यूट करना। हाँ जी, मुकेश चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं पहले। मुकेश जी बोलिए प्लीज। अपने को अनम्यूट करेंगे मुकेश जी। हेलो, हाँ जी नमस्कार सबको। हाँ जी नमस्कार। हेलो, ये राजेंद्र सिंह जी के लिए बहुत बहुत मेरा आभार और आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने आज बहुत ही अच्छा और सहज रूप से, बड़े सिंपल स्वरूप से, कई तरीकों से हमें समझाने की कोशिश की। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, थोड़ा कट रही है थोड़ा। हाँ, अब ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो ये राजेंद्र सिंह सर जो है हमारे, ये आज से 20 ईयर से पहले और बड़े ही सहज तरीके से आज क्लास जो समझाने की कोशिश करी है, बहुत ही मतलब इसमें कुछ नहीं है और जितना भी बोला है उतना पूरा 100% ग्रहण किया गया है। बीच में कुछ अनफॉर्चुनेटली अगर आया है, कुछ वॉइस वगैरह मशीन की प्रॉब्लम आई है, अदरवाइज पूरा सब क्लियर था। तो मैं अगर इनकी बिहेवियर पर्सनल की बात करूं, जब हम साथ में आज से 10 या 12 ईयर पहले थे, 10 ईयर्स में, तो इतने सहज, जैसे कि हमारे रजत शर्मा जी बोलते हैं कि जब क्वेश्चन को मुस्कुरा के पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की जरूरत क्या है। तो ये कभी भी किसी भी कठिन से कठिन क्वेश्चंस को, प्रश्नों को जो पूछना चाहते थे, बड़े हंस के पूछते थे। और इनका एक स्वभाव था, जब ये शॉप फ्लोर पे निकलते थे, कभी राउंड लेते थे, तो हर आदमी इनको नमस्ते करता था। इनके चारों तरफ हाथ यूं उठते थे, तो इनका भी स्वभाव ये था कि सबको हाथ उठाते हुए जाते थे। अब कभी इनकी आदत ऐसी बन गई थी कि कोई नहीं भी उठाता तो भी हाथ इनका उठता था। जब कभी कोई इनके चेम्बर में जाता था तो जाहिर सी बात है सब नमस्ते करेंगे इनको, तो अगर कोई नहीं भी कर रहा तो इनका पहले हाथ यूं करके आ जाता था कि हाँ भाई नमस्ते, तो वो पहले ही झुक के खड़ा होता था। तो इनमें बड़ा ही सहजता से था, इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े केस निपटाए हैं, बड़े सीधे सिंपल स्वरूप से इन्होंने जो अपना जीवन किया है। लेकिन एक ऐसे कानपुर सिटी में जहाँ पे इतना क्राइम है होता था, और इतने बड़ी फर्म में इन्होंने एचआर डिपार्टमेंट का रोल वहां पे निभाया है, पर्सनल का, और पूरे शहर में इनकी बहुत ही अच्छी पहचान थी। बड़े बड़े केस बड़ी इजीली तरीके से इन्होंने, मतलब सहजता तरीके से अपना ये काम करते थे। और इनकी लाइफ बड़ी सिंपल है और कोई मतलब दिखावे वाली ऐसा कुछ नहीं है कभी भी। जी जी। तो जी। हाँ, तो इनके जो लाइफ में इनके साथ हमने सिखाया है, राजेंद्र सिंह जी से जो इन्होंने बताया कि अभी हमारे साथ इन्होंने जो एक एनर्जेटिक काम किया था, थोड़ा तो सा मैं इनको बता दूं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, जैसे कि लिमिट स्विच कह रहे थे कि लगा दिए तो इंडिकेशन हो गया लास्ट में, उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि उसका एक एनर्जी सेविंग का भी प्रोजेक्ट था सर, जो हमने कंटिन्यूसली जो एग्जॉस्ट लाइट और वो सब ऑन रहता था। एक्चुअली प्लांट हेड का जो था टॉयलेट वगैरह,
तो उसमें रेयरली जाते थे लोग, तो 24 आवर्स उसका रनिंग था। मुकेश जी तो सही है, बाकी भी लोग थोड़ा सा टाइम देना। धन्यवाद आपकी, हमने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी सर। और हम व्यक्तिगत रूप से रियली कई लोगों से सुना कि इनके सामने देखा है कि लोग इनसे पूछते हैं कि राजेंद्र जी आपको गुस्सा क्यों नहीं आता। तो ये एक सीखने की आर्ट है कि इतनी यूनियंस को अनम्यूट कहाँ से होता है, और वो यूनियंस इतनी बड़ी यूनियंस है और उसको गुस्सा नहीं आता। प्रकाश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लीज प्रकाश जी आप अपना अनम्यूट करें। प्रकाश द्विवेदी जी प्लीज। हाँ जी प्रकाश जी। हाँ जी, क्या सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बोलिए। हाँ चलिए, मैं तो सबसे पहली चीज सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। जी जी, जी। और थोड़ा सा ब्रीफ रखिएगा, टाइम की लिमिटेशन है हमारे पास। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं कम शब्दों में ही हाँ जी कहना चाहूंगा। पहली बात तो हमारे जो सिंह साहब हैं बहुत ही सहज और बहुत ही विनम्र स्वभाव के रहे, कैसी भी परिस्थिति रही हो। सिंह साहब ने हमेशा परिस्थितियों को बहुत ही सहज स्वभाव उनको हैंडल करी है। और आज जिस तरह से प्रेजेंटेशन सिंह साहब ने दिया, ये बहुत ही इतना सहज लगा और इतना दिल को छू जाने वाला कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना एनालिसिस स्वयं करके और जो अच्छी चीजें हैं, हाउ टू हैंडल, उसको अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करना है, प्लस जॉब के साथ साथ सोसाइटी और उसकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ के लिए सिंह साहब ने जिस तरह से एक मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन दिया है, ये बहुत ही आज महत्वपूर्ण रहा। और मैं इसके लिए सिंह साहब को बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रिजली आज के संदर्भ में इन बातों का बड़ा महत्व है। स्वाति जी कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज अनम्यूट करें दीपक जी स्वाति जी को। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सर आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, थैंक यू राजेंद्र सर। आज मैं जो भी हूँ सर सिर्फ आपकी वजह से हूँ। मैं ये एचआर जो बन पाई आपकी वजह से बन पाई। थैंक्स अ लॉट सर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ ऑलवेज सर। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स स्वाति जी। एनी अदर? हमें राजेंद्र जी की नेचर से यही हम लोग ज्यादा जो फीलिंग्स मिलती हैं कि हम सीधे और सिंपल रहेंगे तो भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ जी शशिकांत जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? शर्मा जी। सी आई एम टोटली मेस्मराइज्ड। मैं चाह रहा था कि बाकी लोग बोलें, तब अगर मुझे कहा जाएगा बोलूंगा। कि सिंह साहब से तो मेरा आमतौर पे डेली का वास्ता पड़ता है और इन्होंने जो कुछ कहा है वो ये खुद उसको प्रैक्टिस करते हैं। और कई बार हमें खुद ये देख के हैरानी होती है कि जितना वो काम कंपोज रहते हैं वो हम क्यों नहीं रह सकते। तो इसलिए मैंने जो अपने कमेंट्स में भी लिखा है कि he has given some food for thought for introspection. So grateful for that. It was a wonderful talk and I really enjoyed. Really, these are the thoughts for our introspection and hope all participants will go through it. धवल मोदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? Any other participant? देवेंद्र जी दोबारा ज्वाइन किए हैं हमारे साथ। हाँ जी सर। हाँ जी धवल जी प्लीज से। हाँ जी सर, सिंह सर का प्रेजेंटेशन जो है वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही सरल और बहुत ही टू द पॉइंट उन्होंने चीज़ों को कवर किया और कुछ ऐसी चीज़ों को मेंशन किया जो शायद हमारे लिए सिर्फ वोकैबुलरी में वर्ड्स हैं, बट हमारी ज़िंदगी में उन पहलुओं की क्या अहमियत है हम उनको शायद भूल गए। उसके ऊपर धूल आ गई थी और सिंह सर ने आज वो धूल हटा दी है।